उत्तराखंड को मिली तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। 26 राज्यों से 334 खिलाड़ियों ने लिया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। 11 साल बाद खेल कोटे से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डीजी शिक्षा ने किया बड़ा ऐलान। शिक्षक अवकाश के दिन करेंगे कक्षाएं संचालित। मानदेय के साथ दिया जाएगा प्रशस्ति प्रमाण पत्र। चमोली में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का दौरा। कैबिनेट मंत्री ने किया 5 करोड़ 68 लाख का लोकार्पण। शीतकालीन गद्दी स्थलों से पूजा दिखाने की करें व्यवस्थाएं। खटीमा में अतिक्रमण से परेशान व्यवसायियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। वेंडर जोन बनाने की लगाई गुहार। रोजी रोटी का संकट उत्पन्न। व्यापारियों को पट्टी के अंदर दुकान लगाने की दी गई सलाह। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ने वाले पुल पर पड़ी दरारें। रिटेनिंग वॉल धंसने के चलते आई दरार। वाहनों के आवागमन को किया गया बंद। वन वे। कांग्रेसियों ने फूंका पुतला। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तीरंदाजी चैंपियनशिप की। दरअसल राजधानी देहरादून में 11वीं राष्ट्रीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया है। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों के खिलाड़ी प्रतिभाग ले रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नेतृत्व में ये पहला मौका होगा जब उत्तराखंड इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। देहरादून के लिए ये कितना खास है, आइए समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड की ओर से 14 से 18 दिसंबर तक 11वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन में शुरू हो गया। उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नेतृत्व में ये पहला मौका होगा जब उत्तराखंड इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। पुलिस लाइन में आयोजित इस चैंपियनशिप में काफी संख्या में पुलिस बल के जवान और खिलाड़ी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि उत्तराखंड पुलिस में जल्द खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि 11 साल बाद खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि 2011 से खेल कोटे से भर्ती बंद थी और सीएम ने अब जल्द भर्ती शुरू किए जाने की बात की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य की नगरी में ये आयोजन काफी सुखद अनुभूति है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में नई खेल नीति लागू हो गई है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और उनको बेहतर विकल्प के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएँ जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ उनके जीवन में स्थिरता भी आएगी
मैं आज इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, आयोजन समिति को बधाई देता हूं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस बात के लिए आभार जताया। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अब जल्द ही खेल कोटे से भर्ती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति में इस तरह का प्रावधान है, पर अभी तक इसके लिए शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इसी को लेकर सीएम धामी से अनुरोध किया गया और अब मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया है। सीएम के संज्ञान लेने के बाद उन्होंने जल्द ही इस प्रावधान को लागू करने की बात कही है। देखिए, उत्तराखंड पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। टीमों के रहने व खान-पान की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, जबकि अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड की ओर से समन्वित किए जाते हैं और इन खेलों का इतिहास लगभग 70 साल पुराना है। अखिल भारतीय पुलिस खेलों का पहला संस्करण 1951 में आयोजित किया गया था। कृष्णा कुमार, ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड। तो एक अच्छी पहल उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और इसी के साथ ही उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की भी अब बात कर लेते हैं, जहां बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर हो इसके लिए शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन शिक्षकों के लिए ये ऐलान किया गया है जो अवकाश के दिन या अतिरिक्त कक्षा बोर्ड परीक्षाओं के लिए उनका काम लगाया जाता है, उनको सेंटर दिए जाते हैं। शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि जो शिक्षक अवकाश के दिन कक्षाएं संचालित करेंगे या अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करेंगे उन्हें मानदेय के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। साथ ही साथ वो खुद ऐसे शिक्षकों को फोन कर हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने की दिशा में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत शिक्षकों के लिए ये घोषणा की गई है ताकि शिक्षक इससे प्रोत्साहित हो सके और उनका हौसला बढ़ सके। सारे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक उसमें थे। कई बिंदुओं पर चर्चा की है। माननीय मंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए थे कि हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है कि बोर्ड के जो टॉपर्स हैं वो हमारे बच्चे बढ़े, हमारे बोर्ड के, हमारे विभाग के। इसके अलावा बच्चों की मात्रा की गलतियां होती हैं, उनकी राइटिंग अगर खराब है तो उसको ठीक करना है। ये तभी हो सकता है जब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होगी और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न्स कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखें, ये सब जो हम बच्चों को अपने बताएंगे तभी हमारा बेहतर परिणाम होगा। तो ये सब को लेकर के हमने आज एक चर्चा की थी। हमारे सारे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक उसमें थे। हमने ये भी कहा है कि चूंकि कोर्स पूरा करना है और पिछली पढ़ाई भी चूंकि 2 वर्ष कोविड में बाधित हुई है वो सब भी देखना है, तो जो अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे या अवकाश के दिन अगर पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसकी सूची हमने मुख्य शिक्षा अधिकारियों से कही कि आप हमें उपलब्ध कराइए। निश्चित रूप से हम उनको पुरस्कृत करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और एक प्रमाण पत्र भी यहाँ से प्रशस्ति पत्र भी देंगे और धन्यवाद भी दिया जाएगा कि हमारे बच्चों का रिजल्ट उनकी वजह से अच्छा हो रहा है। इधर चमोली की बात करते हैं, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लगभग 6 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई और अधिकारियों को इससे जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे, इस बात पर गंभीरता से काम किया जाए। वहीं जनप्रतिनिधियों और जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उन पर अमल भी किया जाए। पर्यटन मंत्री ने शीतकालीन तीर्थाटन एवं
पर्यटन को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि चार धाम यात्रा के अलावा जो भी हमारे धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित किया जाए ताकि शीतकाल में भी यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बनी रहे और लोगों को आर्थिक मजबूती मिल सके। उन्होंने निर्देश दिया कि पंच, बद्री एवं केदार के शीतकालीन गद्दी स्थलों से आरती और पूजा लोगों को दिखाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को एक सर्किट के रूप में जोड़ा जाए और भविष्य में बद्री, कार्तिक स्वामी और काली मठ के विकास के लिए योजना तैयार की जा चुकी है। वहीं टिम्मरसैंण महादेव की यात्रा के लिए सभी सुविधाएं जुटाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का फायदा तभी मिलेगा जब शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुझे शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। ये पूरी सौगात जो है 5,65,43,000 की ये सौगात है, जिसमें कि शिलान्यास और लोकार्पण के हमने जो है कार्यक्रमों का ये बजट है और इससे मैं समझता हूँ कि पूरे चमोली जनपद का विकास होगा। और हमने भविष्य बद्री, कार्तिकेय स्वामी और काली मठ की भी विशेष उसको आगे उसके विकास के लिए हमने योजना बनाई है और विशेषकर हमारा शीतकालीन टूरिज़्म को बढ़ाने का लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि चार धाम यात्रा के बाद जब यहाँ हमारा पहाड़ सुनसान हो जाता है तो यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि शीतकालीन टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। जैसे कि औली में बर्फ़बारी पड़ती है, लोग स्कीइंग के लिए आते हैं। यहाँ पर यमुनोत्री के पट बंद होने के बाद खरसाली में पूजा होती है, गंगोत्री में पट बंद होने के बाद मुखबा में पूजा होती है, केदारनाथ के बाद पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल के पट बंद होने के बाद पूजा जो है आपके जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ की आरती जो है, शीतकालीन आरती जो है, वो इंटरनेट के ज़रिए पर्यटकों को दिखाई जाए, लोगों को दिखाई जाए और शीतकालीन टूरिज़्म में पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। आइए बात अब खटीमा की कर लेते हैं, जहां शहर के खोखा, ठेला और फड़ आदि के छोटे व्यवसायियों ने प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्रवाई से परेशान होकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल शहर के अंदर और रोडों के किनारे अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है, जिससे छोटे व्यापारी काफी प्रभावित हुए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं प्रशासन द्वारा व्यवसायियों को आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित और परेशान व्यवसायियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वेंडर जोन बनाने की गुहार लगाई। इस मामले में खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि व्यवसायियों के साथ बैठक करके जल्द ही वेंडर जोन निर्धारित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने वेंडर जोन निर्धारित न होने तक व्यापारियों को पट्टी के अंदर दुकान लगाने की सलाह दी, लेकिन अतिक्रमण न हो इसका ध्यान देने की भी हिदायत दी गई है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें हमारे जो छोटा व्यापारी है, फल व्यापारी है, इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की गई और सारे फल व्यापारियों को प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। इसको लेकर के आज सारे फल व्यवसायी तहसील में आए और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। क्या ये वेंडर जोन के बारे में जो है एक बार पहले भी ऐसी चर्चा हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पुनः फिर चर्चा हुई है। इन्होंने ये कहा कि जब तक वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक जो है छोटे व्यापारियों को पुनः एक चिन्हित पट्टी लगाई गई थी, उसी के अंदर रहें, बाहर कोई भी अपना सामान ना लगाए जब तक व्यवस्था 15-20 दिन के अंदर नहीं की जाती। समस्या कि जो यहाँ पर खड़ंजा रोड में और पंजाबाग एरिया में और हमारे यहाँ पीलीभीत रोड वगैरह में और यहाँ चकरपुर रोड में हमारा जो ये अतिक्रमण हो रहा है उसको हमारे द्वारा हटाया जा रहा था। तो उनको ये समस्या थी कि हमारा कोई वेंडिंग जोन अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लिहाजा हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहाँ अपने फड़ियाँ पोल ठेले लगाएंगे। तो इस सिलसिले में मैंने यूओ से बात की है और 2-3 दिन का अभी उनका ऑडिट चल रहा है। 2-3 दिन में हम एक वेंडिंग जोन्स का जो उनका प्रपोजल होगा उसको एक बार स्टडी कर लेंगे और उनके साथ एक फल व्यापारियों और व्यापार संघ वालों के साथ एक मीटिंग रख लेंगे, जिससे हम जो वेंडिंग जोन को उसको फाइनल शेप दे देंगे। सर पीली पट्टी तक रहने का कोई आदेश नहीं हुआ, लेकिन टेम्प्रेरी व्यवस्था जब तक कि हम इनका वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं कर लेते हैं
तब तक हम इनके रोजी रोटी के ऊपर हमारे उनको छीनना भी सही नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि अभी आप व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक जहाँ पर बने हैं वहाँ पर रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी अतिक्रमण ना हो। तो लोगों को लेकर हमने काफ़ी सख्ती कर दी है, हवा भी निकाली और कहीं हमने जब्त भी किए हैं। इसकी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि बाइक अगर नहीं रहेगी तो। अगली खबर भी खटीमा से लेते हैं, जहां नेशनल हाईवे के किनारे रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के निर्देशानुसार जमींदोज कर दिया गया। दरअसल अक्टूबर में अतिक्रमणकारियों को खाली करने के लिए 3 सप्ताह का समय निर्धारित करके नोटिस दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसलिए तहसीलदार शुभांगिनी ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया। वहीं इस मामले में शुभांगिनी ने बताया कि मड़ेली चौराहे के पास रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकान बनाने की सूचना मिली थी, जिसे अब ध्वस्त करा दिया गया है। और उन्होंने कहा कि आगे भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जी, कल खेतरखंडा मुंडेली चौराहा जो है वहाँ पर हमें कुछ समय पहले सूचना आई थी कि जो 6-2 का हमारा रास्ता है वहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है, और साथ ही हमारे लेखपाल ने भी हमें वहाँ पर इसकी पुष्टि की थी। हम लोग जब कल गए हुए मौके पर तो अवैध अतिक्रमण अभी भी वहाँ पर जारी था, और उसी क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार उसको ध्वस्त कर दिया गया है। जी, इस तरीके की कार्रवाई आगे भी चलती है। खबर देहरादून से लेते हैं, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ने वाली भोपाल पानी पुल की रोड में दरारें आ गई हैं और रिटेनिंग वॉल धंसने के चलते ये दरारें आई हैं, जिसके बाद से इस पुल पर वाहनों के आवागमन को 1 वे कर दिया गया है। दरअसल इस पुल को बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और इतने कम समय में ही इस पुल का धंसना गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इससे पहले भी इसी मार्ग पर एक और पुल की अप्रोच रोड धंस गई थी और उस दौरान भी कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। पिछले 3-4 सालों से जब से ये पुल बने हैं, जब पहले शुरू में ही पुल बन रहे थे तो सभी लोग देख रहे थे कि एक सरिया इन पुलों के साइडों में सरियों से ये बनाया जा रहा था। हमने विरोध करा तो कहते हैं जी इसका जो है ऐसे जो सरकार ने जो बजट दिया उसके हिसाब से बन रहा है, और उस समय से लगातार ये हर बरसात में पुल जो है भारी वाहनों के लिए रोक दिए जाते हैं। पिछला बड़ासी पुल तो टूट ही गया है। सोंग नदी का पुल जो है जिसमें आपदा के समय पूरा का पूरा कई लोग वहाँ पर मर गए थे, उन लोगों की कोई किसी ने सूद नहीं लिए, सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा है। जितने भी पुल इस रोड पर बने हैं सबकी जिस समय पुल बने थे एक तरफा हम लोगों ने मांग करी थी उनकी जांच होनी चाहिए, परंतु उस समय की सरकार, उस समय के जो यहाँ के विधायक थे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, वो लोग ये चिल्लाते रहे कि डोईवाला विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है, जबकि यह डोईवाला विधानसभा को इन्होंने भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से भ्रष्टाचार इस विधानसभा में उन्होंने एक तरह से ये आदर्श विधानसभा नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया है। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो डोईवाला विधानसभा में, उसका उदाहरण ही है कि ये पुल है, और ये कोई मात्र एक उदाहरण नहीं है। ऐसे कई सारे भ्रष्टाचार के काम इस विधानसभा में हो चुके हैं, जिसका नतीजा आज जनता भुगत रही है। खबर पौड़ी से लेते हैं, जहां नैनी डांडा ब्लॉक से 2 छात्र आयुष ध्यानी और अमन सुंदरियाल का नाम इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया है, जिन्होंने इस साल फायर सीजन के दौरान अपने स्कूल के पास फैलती आग को बुझाने में अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के पास लगी आग पर काबू पाया। ऐसे में छात्रों के साहस को देखते हुए दोनों छात्रों के नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं। छात्रों ने कहा कि वनाग्नि की घटना को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम तब उठाया जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। तब प्रधानाध्यापिका को अकेले स्कूल के पास लगी आग को बुझाता देख वो भी आग बुझाने में जुट गए और काफी प्रयास के बाद आग पर उन्होंने काबू पाया। वहीं गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने दोनों छात्रों को फोन पर बधाई दी और छात्रों के इस साहस की तारीफ की। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कन्या हाई स्कूल डुंगरी विकासखंड नैनी डांडा के 2 छात्रों को आग बुझाने के कारण जो है वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये बड़ा हर्ष का विषय है। और ये 2 छात्र हमारे एक अमन सुंदरियाल और आयुष ध्यानी, ये 2 बच्चे हैं जो कि 9th क्लास के हैं। वह ऐसा था कि विगत मई में
जब स्कूल के पीछे, बिल्डिंग के पीछे जो है जंगल में आग लग गई थी, तो वहाँ पर जो हमारी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं मीना रवि, वो स्वयं आग बुझा रही थी और क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, पर इन बच्चों ने दूर से देखा कि हमारी मैडम जो है आग बुझा रही हैं और जंगल में आग लग गई है, तो ये 2 बच्चे जो हैं वापस आ गए और उन्होंने मैडम के साथ में आग बुझाने का काम किया है। तो ये सिद्ध करता है कि बच्चों को इस बात का भान है कि आग कितनी भयंकर होती है, आग से क्या क्या हानियां होती हैं। तो आज मैंने स्वयं इन दोनों बच्चों को भी अपने आप ही बधाई दी फ़ोन से, और ये बच्चे प्रेरणा के स्रोत हैं अन्य बच्चों के लिए भी, और मुझे बड़ा गर्व है, और आगे भी हमारे बच्चे जो हैं इन चीज़ से प्रेरित होंगे। नाम आयुष ज्ञानी है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी यानी डांडा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड है। हमारे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है कि हमारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। हम छुट्टी के बाद अपने घर को जा रहे थे, तभी हमने देखा कि विद्यालय के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी आग लगी हुई थी और हमारी प्रधानाचार्य जी अकेले उस आग को बुझाने का कार्य कर रही है। हम दोनों ही उनके सहयोग हेतु उनके पास गए व विद्यालय से कुदाल व तसला ले जाकर मिट्टी डालकर आग को बुझाया। इस कार्य को करने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आग लगाने से प्राकृतिक संपदा व जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। धन्यवाद। और ये बात अब लालकुआ की करते हैं, जहां नेशनल हाईवे की तरफ से अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे डेप्यूटी रेंजर को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मृतक के पास मिले मोबाइल से परिजनों को सूचना दी गई और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि कार को कब्जे में लेकर हल्दू चौड़ा पुलिस चौकी पहुंचाया गया। दरअसल डेप्यूटी रेंजर होमेंद्र मिश्रा हल्द्वानी डिवीजन के छकाता रेंज में तैनात थे और वो हल्दू चौड़ अपने घर आए हुए थे जब ये दुर्घटना हुई है। 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ हल्दी चौड़ क्षेत्र लालकुआ में एक एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची तो एक गाड़ी का और एक जो बाइक के सवार थे, जो डिप्टी रेंजर थे, यहाँ पे डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। और पुलिस ने घटना में पहुँचने के बाद ही जो घायल थे उनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। बाकी अभी और कोई खबर नहीं है। किस तरीके? हाँ, जैसे कि लालकुआ क्षेत्र बाकी में भी देखा जा रहा है कि लोग बहुत उल्टे तरीके से वाहन चलाते हैं। और हमारे नैनीताल पुलिस के द्वारा नाबालिगों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया था कि जो लोग बच्चे चलाएंगे उनके खिलाफ उनकी गाड़ी सीज करके उनके अभिभावकों को समझाया जाएगा। तो इस तरीके से पूरी जनता से अपील है कि आप लोग जो है संयम पूर्वक वाहन चलाएं और जितने भी यातायात के दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान रखते हुए वाहन चलाएं। और ये बात अब रामनगर की कर लेते हैं, जहां नेशनल हाईवे पर एक बाघ ने इलाके में घूमने वाले एक व्यक्ति पर हमला बोलते हुए उससे अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने जंगल में व्यक्ति के शव को खोजने के लिए अभियान चलाया। व्यक्ति का शव जंगल से बरामद कर लिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि ये विक्षिप्त व्यक्ति कई दिनों से इसी क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे कई बार कर्मचारियों ने जंगल में जाने से भी रोका, लेकिन कल रात बाघ के हमले के बाद इस व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम के लिए व्यक्ति के शव को भेज दिया गया है। आगे बताया गया कि वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नहीं दिख रहा भाई। जी, ये हमारे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत जो कोसी रेंज है उसमें मोहान और धमगढ़ी नाले के बीच में ये घटना सामने आई है। इसमें जो है वो जो मृतक व्यक्ति है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और पहले भी उनको इस क्षेत्र में उनको देखा जा रहा था और हमारे जो वन कार्मिक हैं उनके द्वारा उनको वन क्षेत्र में जाने से रोका भी जा रहा था। तो आज उनका जो है डेड बॉडी मिली है। इसमें जो नियमानुसार जो है कार्रवाई की जा रही है। खबर कटीबा से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री की रोकथाम के विरुद्ध ड्रग फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट और उनकी टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से
5.80 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया। वहीं इस मामले में उप निरीक्षक मनोज देव ने बताया कि राजीव नगर से एक अभियुक्त को 5.80 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी और बिक्री की रोकथाम के लिए हमने कल दिनांक 13/2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमने पुलिस टीम के साथ एक व्यक्ति राजीव नगर पगड़िया से अमित सक्सेना पुत्र प्रमोद सक्सेना निवासी राजीव नगर को 5.80 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियान हमारा अभी ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई थी। ये लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित उत्तराखंड के सभी सांसदों ने दिल्ली में बैठक की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर जुटे इन दिग्गजों ने आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से मंथन किया। बैठक में G20 के ऋषिकेश में होने वाले 2 कार्यक्रमों के संबंध में भी विमर्श किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में अगले साल नवंबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की गई है। इस बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी उपस्थित रहे। आइए केदारनाथ की तरफ चलते हैं, जहां केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते ही धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य को प्रगति दी जा रही है। दरअसल केदारनाथ धाम में नवंबर महीने से पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री सेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक से पहुंचाई जा रही है। बता दें कि नवंबर के पहले सप्ताह चिनूक नई दिल्ली से गौचर पहुंचा हुआ था। गौचर से चिनूक द्वारा प्रतिदिन 2 से 3 शटल में निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जा रही है। बीते करीब 40 दिनों में चिनूक से केदारनाथ धाम में 200 टन के लगभग निर्माण सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि चिनूक दिसंबर महीने तक अपनी सेवाएं देता रहेगा। वहीं DDMA के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने कहा कि नवंबर महीने से द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें से इस साल वाटर ATM, यात्रा कंट्रोल कमांड सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र, रेन शेल्टर, मंदाकिनी नदी के किनारे दुकानों का निर्माण सहित 10 कार्य पूर्ण होने हैं। दूसरे चरण में भवन निर्माण से जुड़े कार्य हैं, जिसके लिए चिनूक से जरूरी निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जा रही है। द्वितीय चरण के सभी कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए चमोली ले चलते हैं आपको। उत्तराखंड के चमोली में स्थित देवाल सुदूरवर्ती गांव की राजकीय इंटर कॉलेज घेस में शिक्षकों की मनमानी का मामला सामने आया है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी और अध्यापकों की लापरवाही के चलते यहां के नौनिहालों के भविष्य पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। छात्राओं के लिए विद्यालय की छतों पर कक्षाएं संचालित हो रही हैं। छात्र छात्राएं पठन पाठन का काम बिना अध्यापकों के ही कर रहे हैं। छात्र और छात्राओं को अध्यापकों का उनको पढ़ाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही और ऐसे में इन नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और चलिए इसी के साथ आपने देखा कि अध्यापक किस तरीके से शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्रशासन इस पर ध्यान देगा। इसी के साथ आइए अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।